पिछले पार्ट में हमने देखा था सुनही और उसकी माँ हॉन्टेड हाउस में आते हैं। सेहन ने वहाँ पर कई सारे तावीज और लाल मिट्टी बिछा रखी थी जिसे डीमन बाहर ना आ सके। अब आगे ये डीमन के साथ उनका पहला असली मुकाबला था। सुनही ने भी ये जिद और हिम्मत अपनी माँ से ही सीखी थी। इसी वजह से वो पिछले 13 दिनों से जानबू की हिफाजत कर रही थी। किस्मत ने तो साफ कह दिया था कि जानबू 21 दिनों के अंदर मर जाएगा, लेकिन सुनही ने कभी गिव अप करने का सोचा ही नहीं था। सेहन अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके लिए सुनही हमेशा एक बच्ची ही थी। उसी वक्त दरवाजा तोड़ने जैसी तेज आवाजें आने लगी। सुनही और उसकी माँ दोनों चौंक गईं। तभी पता चला कि 2 लड़के जिन्हें हॉन्टेड हाउसेस एक्सप्लोर करना पसंद था वो ही शोर कर रहे थे। सेहन ने उन्हें चेतावनी दी। ब्लू शर्ट वाला लड़का डर तो गया था, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी अब भी बाकी थी। उसने तो सेहन को अंदर चलने का निमंत्रण भी दे दिया। सुनही ने देखा कि उसकी माँ परेशान हो रही है तो उसने अपनी एग्जॉर्सिज्म स्वॉर्ड निकालकर दोनों लड़कों को डराकर भगा दिया। सुनही और उसकी माँ को लगा कि वो चले गए, लेकिन थोड़ी देर में वे जिद्दी लड़के वापस आ गए। इस बार ब्लू शर्ट वाला लड़का जिसका नाम चियोंगी था उसने सीधा दरवाजा खोल दिया। स्क्रीन पर लोग इस हरकत पर कमेंट्स कर रहे थे। तभी चियोंगी को जमीन पर एक रिंग दिखी। उसने उसे उठाकर उंगली में पहन लिया। रिंग छूते ही डीमन ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में चियोंगी एक डरावनी शक्ल में बदल गया। लाल आंखें, भयानक चेहरा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चियोंगी के साथ आया दूसरा लड़का भी डीमन के हाथों तुरंत खत्म हो गया। हॉन्टेड हाउस चैलेंज वहीं खत्म हो गया। अगले दिन सुनही ने प्राचीन किताबों में कुछ जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। किताब में लिखा था कि अगर किसी चीज पर आंख, नाक और होंठ बने हो और उसे एक खास तरह की तावीज की खुशबू में भिगोया जाए तो वो मालिक की रक्षा कर सकती है। लेकिन सुनही इस बात से परेशान थी कि ऐसा सब्स्टिट्यूट आखिर क्या हो सकता है। जानबू को सीधे सीधे कोई डॉल पकड़वाना तो शक पैदा कर देगा। इसी दौरान उसने अपना बैग खाली किया और उसे एक डॉल शेप वाली लिपस्टिक दिखी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये लिपस्टिक वो जानबू को नेचुरल तरीके से कैसे दे। मौसम की बात करते हुए उसने मौका निकाल लिया और लिपस्टिक जानबू को दे दी। उसके होंठों को देखते ही सुनही थोड़ी लाल पड़ गई। अगले दिन स्कूल के लिए बस में बैठते ही उसे कल वाली बात याद आ गई और वो फिर से शर्माने लगी। तभी जानबू ने उसके गर्दन के पीछे हल्का सा टच किया। सुनही चौंकी, पर जब देखा कि जानबू उसे छेड़ रहा है तो दोनों मुस्कुराने लगे। दूर से देख रहे जीहो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले तक तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लंच के समय जीहो और दुखी हो गया। उसने सुनही के लिए कुर्सी खींच कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी जानबू के पास जाकर बैठ गई। जीहो ने जिद करके सुनही को अपने पास खींचने की कोशिश की और तभी सुनही ने उसे घूर कर देखा। उसको लगा जीहो सच में बहुत चाइल्डिश है। सुनही खाना लेकर जीहो के पास जाने ही वाली थी कि हिजी उससे पहले ही वहाँ बैठ गई। अब सब खाना खा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि जिन यून और उसके दोस्त किसी लड़के को परेशान कर रहा था। सबको इसकी आदत थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुनही ने भी नहीं, लेकिन उसके पीछे खड़े लिटिल डॉग बोकी को देखकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। वो छोटा सा डॉग स्पिरिट उसे बहुत क्यूट लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आंगन में आई तो जिनयून फिर से उसके सामने से गुजरा और बोकी उसके पीछे पीछे चल रहा था। दूर खड़े जीहो और जानबू हैरान थे कि सुनही जिनयून को देखकर क्यों मुस्कुरा रही है। जीहो ने सीधा पूछ ही लिया, तू जिनयून को पसंद करने लगी है क्या? तब जाकर सुनही ने समझाया कि वो जिनयून को नहीं बल्कि उसके डॉग बोकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। बोकी सच में बहुत क्यूट था और अपने मालिक के लिए इतना वफादार कि जैसे वो जिनयून का गार्डियन एंजल हो। ये सुनकर जीहो को सब समझ आ गया और वो जोर से हंस पड़ा। उसका दिल भी थोड़ा शांत हो गया क्योंकि डॉग बोकी बहुत ही जेंटल था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। असल में लोग जिनयून से डरते थे, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं था। असली खतरा तो गाउन थी। उसके साथ जो चाइल्ड घोस्ट चलता था उसे निपटना बहुत मुश्किल था। किसी का शरीर कमजोर हो तो गाउन के पास आते ही उन्हें घुटन या तेज सरदर्द होने लगता और ये बात जीहो खुद झेल चुका था। उधर जिस घर में वो भूत मौजूद था वहीं सुनही की माँ अपनी दूसरी लड़ाई की तैयारी कर रही थी। सुनही ने माँ की आवाज सुनी और तुरंत तैयार होकर निकल पड़ी। घर से जाते वक्त उसने जानबू को हाई फाइव भी कर दिया ताकि उसकी ताकत बढ़ सके और हाँ, जीहो जल ना जाए इसलिए उसको भी वही हाई फाइव दे गया। उसे पता ही नहीं था कि अपनी इस हरकत से वो दोनों लड़कों को अपने पीछे दीवाना कर रही थी। रात हो चुकी थी। सुनही ने शामर वाला ड्रेस पहनकर अपनी माँ के साथ उन दोनों लड़कों की बेचैन आत्माओं को रास्ता दिखाने का काम शुरू किया। क्योंकि सेरेमनी पूरी रात चलती रही तो अगली सुबह सुनही थकी हारी सी स्कूल पहुंची। टीचर को भी आदत पड़ चुकी थी। सुनही का क्लास में सो जाना कोई नई बात नहीं थी। लंच के समय गायक को मोबाइल पर वही वीडियो मिल गया, 2 लड़कों का हॉन्टेड हाउस में जाना। उसे बड़ा मजेदार लगा और उसने तुरंत सुनही को उठाकर दिखाया। जब वीडियो में सुनही तलवार के साथ नाच रही थी, गायक को कुछ गलत लगा। उसने उसके चेहरे का आधा हिस्सा हाथ से ढका और तब उसे झटका लगा। वो समझ गया कि सुनही ही वो शामन लड़की है। बेशक सुनही ने माना नहीं, लेकिन गायक ने उसे यूं ही जाने भी नहीं दिया। उसने तो उसे वीडियो वाला डायलॉग बोलने की भी जिद पकड़ ली। तभी जीहो और जानबू अंदर आए। जीहो ने सुनही को इस सिचुएशन से निकाला, लेकिन गायक फिर भी नहीं माना। मामला तभी शांत हुआ जब जानबू सच में गुस्सा हो गया। जानबू को सबसे ज्यादा ये बात बुरी लगती थी कि जब लोग सुनही का मजाक उड़ाते, उसे मेनियाक कहते या शामन होने की बातें करते तो सुनही बस हंसकर टाल देती थी। उसके लिए ये साइन था कि सुनही खुद को प्यार ही नहीं करती। सुनही समझाना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो बस जानबू को दूर जाते हुए देखती रह गई। एटमॉस्फेयर टेंस देखकर जीहो ने सोचा कि वो अकेले में जानबू से बात करेगा। दोनों आर्चरी करते करते बात करने लगे। जीहो ने बताया कि वो सुनही को हर बात पर मुस्कुराना इसलिए सिखाता है ताकि वो हर मुश्किल
मुश्किल का सामना कॉन्फिडेंट तरीके से करे। उसका इरादा अच्छा था, बस उसे अंदाजा ही नहीं था कि इससे जानवू इतना परेशान होगा। फिर जीहो ने बिना झिझक ये भी कर दिया कि वो सुनही को पसंद करता है। ये आखिरी बार था जब वो ये बात बोलेगा, अब से वो सब कुछ दिल में ही रखेगा। आखिरी यारो चलाते वक्त उसने टारगेट हिट करके ये साबित भी कर दिया कि वो अपनी बातों को लेके सीरियस है। उस रात सुनही और उसकी माँ घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उनका सामना जानवू से हो गया। वो दोनों शामन्स को पहचान चुका था और सुनही का नाम क्लियर करने के लिए उसकी फोटो लेना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शामन लड़की असल में सुनही ही है। वो तो शुक्र है सेहन ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को बचा लिया। जानवू को एहसास हुआ कि उसकी मांग गलत थी, तो वो माफी मांगकर चला गया, लेकिन उसे लगा कि बेहतर होगा कि वो सुनही से सामने मिलकर अपोलोजाइज करे। सेहन ने अपनी बेटी को एंकरेज किया कि वो जानवू से मिलने जाए। उन्होंने तो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी ले ली। ये दोनों की पहली डेट जैसी थी, लेकिन अचानक पार्क की लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सुनही ने जैसे ही आसपास भूतों को उभरते देखा, उसने तुरंत जानवू का हाथ पकड़ लिया ताकि वो घोस्ट उसके पास ना आ पाए। ऐसे मौके पर दिल की बातें बोलना आसान हो जाता है। जानवू ने धीरे धीरे अपना दिल खोलते हुए कहा कि उसे सुनही का वो जबरदस्ती वाला मुस्कुराना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी वो स्माइल उसे उसके पुराने टूटे हुए खुद की याद दिलाती थी। उसने समझाया कि जब वो मुस्कुराती रहती है तो बुरे लोग उससे और भी बुरा बर्ताव करते हैं, बस इंतजार करते हैं कि कब वो रो पड़े। लेकिन फिर जानवू को लगा कि वो गलत था। वो अपनी सारी फीलिंग्स पर सुनही पर थोप रहा था और इसी वजह से वो उस पर गुस्सा भी हो गया था। तभी सुनही ने धीरे से उसे गले लगा लिया। इस एक एम्ब्रेस में उसने कह दिया कि वो उसे माफ कर चुकी है। उधर सेहन को सुआ की तलाश करनी थी, तो वो मिस्टर होंग के पास गई। उन्होंने बताया कि अब सुआ काफी मशहूर हो चुकी है और पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। होंग ने तो उसे सीधा कॉल ही कर दिया और बहाने से किसी पुराने रिश्तेदार का नाम भी ले लिया, लेकिन सुआ को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने सेहन को ही बोल दिया कि दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो। उस रात सुआ एक हॉन्टेड हाउस में अपना रिचुअल कर रही थी, तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खुला तो सामने सुनही और दो मैनिक्विन्स खड़े थे। सुनही ने समझा कि सुआ चायोंग की तरफ से आई है। वो उससे एकदम एक्साइटेड होकर बातें करने लगी। उसी समय आर्चरी रूम में जानवू ने टीचर बैक को बताया कि उसने फिर से आर्चरी में लौटने का फैसला कर लिया है। टीचर तो इतना इमोशनल हो गया कि रो ही पड़ता है। अगले दिन से जानवू टीम में शामिल होने वाला था और उसी रात उसे वो एंट्रेंस सेरेमनी दी गई जो हर नए मेंबर को देनी पड़ती थी। उसे हॉन्टेड हाउस तक दौड़कर जाना था और 1 घंटे में वापस लौटना था, वरना 50 लैप्स दंड। ये सब ठीक था, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब सुआ ने सुनही का वेल हटा दिया। जैसे ही जानवू हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचा, उसने सुआ और सुनही दोनों को देख लिया। सुनही जैसे ही पलटी, उसने जानवू को वहां खड़ा देखा। उसी पल जैसे उसके शरीर की सारी एनर्जी निकल गई। वो कुछ बोल भी ना पाया और चुपचाप वहां से मुड़कर चला गया। तभी जानवू को समझ आया कि सुनही अभी तक उसे धोखा देते आ रही थी। सुनही तुरंत उसके पीछे भागी। जहां जहां भूतों की एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, उसे समझ आ गया कि जानवू वहीं होगा। जब उसने जानवू को घायल हालत में देखा तो उसके दिल पर जैसे चोट लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनही ने बताया कि वो उसे सब सच बताने ही वाली थी, पर उसने देखा था कि जानवू शैमन से कितनी नफरत करता है, तो वो डर गई। उसके पुराने जख्म फिर से खुलने लगे। कभी एक शैमन ने उसका इस्तेमाल किया था, उसे कैद किया था, उसे कुचल दिया था। अब भी जब वो उन बातों को याद करता है तो उसे घिन और डर ही महसूस होती है। सुनही ने कहा कि वो उन शैमन जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानवू अब कुछ भी मानने की हालत में नहीं था। उसे लगा सुनही के आंसू भी झूठ हैं। उधर हॉन्टेड हाउस में सेहॉन और बाकी शैमन्स पूरे घर को सील करने में लगे थे। घर लौटकर सेहॉन ने अपनी बेटी को फोन किया, पर सुनही बात नहीं करना चाहती थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी को बैठे पाया, पूरी तरह टूटी हुई। सुनही ने बताया कि जानवू ने उसे पहचान लिया है। अब उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे थे जानवू को उसकी बैड लक से बाहर खींचने के लिए। उसने उससे कहा कि बस 5 दिन और वो उसका दोस्त बना रहे, लेकिन जानवू मानना नहीं चाहता था। उसे तो उसका नाम सोचकर भी घिन आती थी। उधर स्टडी रूम में बैठी सेहॉन कल रात शैमन्स की बातों को याद कर रही थी। किसी भी इंसान के हॉन्टेड हाउस में कदम रखते ही वो बलि बन सकता था। इविल गॉड उसे अपने वश में कर लेता और वो मर जाता। होंग ने भी कहा था कि एक इविल गॉड बनने के लिए 100 जिंदा लोगों की मौत चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। और उसी पल होंग के दिमाग में एक बात आई, कहीं उसके गिने हुए मरने वालों की संख्या पूरी होने के करीब तो नहीं। इसी सोच ने पूरी रात सुन को सोने नहीं दिया। होंग समझ गया था कि सुनही किसी बात को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने सलाह दी कि वो सीधे उससे पूछे कि क्या उसने सुआ से मुलाकात की थी। सुनही ने ईमानदारी से पिछली रात की सारी बातें बता दी। उसने बताया कि वो और सुआ एक साथ लेंटन डांस भी कर रहे थे, जो कि एक कपल डांस होता है। ये सुनकर होंग पूरी तरह हैरान रह गया। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में सुनही अपनी माँ सेहॉन से भी बड़ी शैमन बन सकती है। जब सेहॉन ने सुनही की बातें सुनी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि सुआ ने उनसे झूठ बोला था। मतलब जो भी ग्रैंड शैमन वाला सेटअप उन्होंने पिछली रात किया था वो सब बेकार हो गया। अब अंदर जाकर कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, तो सबने तय किया कि घर को बाहर से ही सील किया जाएगा। लेकिन सुआ सबसे एक कदम आगे निकल चुकी थी। उसने एक ऐसा श्राप लगा दिया था कि जो भी उस घर में कदम रखेगा वही बलि का बकरा बन जाएगा। इधर भले ही सुनही और जानवू दोनों एक दूसरे से नाराज थे, फिर भी सुनही अगली सुबह गेट पर उसका इंतजार करती रही। उनकी लड़ाई इतनी साफ दिखाई दे रही थी कि यहाँ तक कि बेपरवाह हिजी ने भी नोटिस
नोटिस कर लिया। हिजी ने सुझाव दिया कि उन्हें जल्दी पैचअप कर लेना चाहिए, नहीं तो उनकी ग्रुप वाली ऐसे ही बिगड़ जाएगी। इसके बाद सुनही ने जीहो और जानवू दोनों को छत पर खींच कर ले गई। वहाँ उसने साफ साफ बता दिया कि वो एक शैमन है। वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही थी वो खुद थी। सुनही ने बताया कि 8 साल की उम्र से ही उसने शैमन वाला राइट ऑफ पैसेज पूरा कर लिया था, लेकिन क्योंकि वो एक सामान्य स्टूडेंट की तरह जीना चाहती थी इसलिए उसने ये बात सबसे छुपाई, और क्योंकि वो जानवू से दोस्ती करना चाहती थी इसलिए उससे भी सच को छुपाना पड़ा। जानवू उसे लंबे समय तक सिर्फ देखता रहा। फिर उसने पूछा कि वो उसे दोस्ती क्यों करना चाहती थी। सुनही इसका जवाब नहीं दे पाई। वो अपने दिल की बात नहीं बोल सकती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया कि जानवू सिर्फ 21 दिन में मर जाएगा तो ये बात धमकी जैसी लगेगी। जानवू को कोई जवाब नहीं मिला और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। सुनही वहीं टूट कर रो पड़ी। इधर सेहॉन किसी भी कीमत पर सुआ को ढूंढना चाहती थी। होंग आराम से कॉफी पीते हुए बोला कि सेहॉन का इतना मेहनत करना बेकार है क्योंकि सुआ पहले से ही पूरी तैयारी करके गायब हो चुकी है। घर बेच दिया, श्राइन बेच दिया, अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए, यहाँ तक कि उसका फोन तक बंद था। सुआ डर कर भागी नहीं थी, वो सिर्फ परेशान नहीं होना चाहती थी। उसे साफ साफ दिख रहा था कि वो पूरी तरह से इविल गॉड को सर्व करने के लिए तैयार है, और यही वजह थी कि सेहॉन उसे खोजने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। इसी बीच स्कूल से लौटते समय सुनही ने गाउन के पैर के पास एक बात नोटिस की। बेबी घोस्ट अब भी सो रहा था। अचानक एक पागल औरत ने गाउन के बाल पकड़कर उसे चोर कहा और पीटना शुरू कर दिया। सुनही तुरंत बीच में कूद पड़ी क्योंकि उसे डर था कि बेबी घोस्ट रोने लगा तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। घोस्ट बेबी जाग गया। वो गाउन के कंधे पर चढ़ गया और जोर जोर से रोने लगा। सुनही उसे शांत नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो सीधा जानवू का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। घोस्ट बेबी की चीख इतनी तेज थी कि जानवू के हाथ में पकड़ा कप खुद टूट गया। सब हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। गाउन ने बहाना बनाया कि उसने स्लाइड शो पूरा कर लिया है और वो वहाँ से निकल गया। सुनही को कुछ गड़बड़ लगी और वो सीधा गाउन के घर पहुँच गई। अंदर उसने देखा कमरा गुड़ियों से भरा हुआ था। एक गुड़िया तो लाल धागे से बंधी हुई थी और वही धागा उस घोस्ट चाइल्ड के हाथ से जोड़ा था। सच सामने था। घोस्ट चाइल्ड गाउन का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो गुड़िया उसका पीछा करा रही थी। सुनही ने उस गुड़िया को ऊंची कीमत देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन गाउन ने मना कर दिया। जब सुनही ने देखा कि घोस्ट बेबी फिर से रोने वाला है तो वो तुरंत वहाँ से भाग गई। उधर रात में जब जानवू सुनही की अजीब हरकतों के बारे में सोचने लगा तो उसके मन में उसके प्रति और भी घृणा भर गई। उसे लगा कि सुनही ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की, न उसे दोस्त समझा। जो कुछ भी वो करती थी सब सिर्फ शैमन होने के नाते करती थी। इधर सुनही बैठकर यही सोच रही थी कि वो कैसे उस गुड़िया को जुड़ा सकती है, क्योंकि सिर्फ उसी से वो घोस्ट बेबी की ताकत कम करने का तरीका निकाल पाएगी। होंग ने समझाया कि कोई भी तालिस्मान काम कर सकता है। प्रॉब्लम तालिस्मान की नहीं, सुनही की घटती हुई शक्ति की थी। उसे सपोर्ट देने के लिए उन्होंने उसके लिए एक और तालिस्मान लिख दिया। अगले दिन सुनही ने फिर कोशिश की कि वो गाउन से गुड़िया खरीद ले, लेकिन गाउन ने गस्से में पानी फेंक दिया। सुनही पूरी तरह भीग गई। क्लास में पढ़ाई चल रही थी कि तभी जानवू किताब लेने उठा और सुनही पीछे पीछे गई। वो उसकी जेब में तालिस्मान छुपाना चाहती थी, लेकिन जानवू ने उसे पकड़ लिया। उसने उसका हाथ थामकर उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, मुझे शैमन्स के बारे में सब पता है, तुमने मुझ पर कोई स्पेल डाला है ना। सुनही चुप रही। अगर जानवू इतना निश्चित था तो वो समझ सकती थी कि उसके अतीत में जो हुआ था वो कितना डरावना रहा होगा। उसी वक्त बाहर घोस्ट बेबी जोर जोर से रोने लगा। लाइब्रेरी में किताबों की अलमारियां हिलने लगी और पूरी की पूरी किताबें उनके ऊपर गिरने लगी, लेकिन जानवू ने सुनही को अपनी बाहों में समेट कर बचा लिया। सारी किताबें गिरती रहीं, लेकिन सुनही को एक खरोच तक नहीं आई। हॉस्पिटल में बैठी सुनही उसे देखते हुए अंदर से टूट रही थी। टीचर बैग जैसे ही जानवू की देखभाल करने आए, सुनही बाहर जाकर जीहो से बात करने लगी। उसने बताया कि अब वो ह्यूमन तलिस्मान नहीं रही। यदि वो जानवू को छू भी ले तो भी उसकी बदकिस्मती नहीं हटेगी। किताबों की अलमारी गिरना भी उस दुर्भाग्य का ही हिस्सा था और इसकी वजह थी गाउन की गुड़िया। अब उसे कोई और तरीका ढूंढना था। उसने जीहो को होंग का आखिरी तालिस्मान देकर कहा कि इसे संभाल कर रखना ताकि जानवू को शक ना हो। उसी रात गांव के मुखिया एक पागल लड़की को सुनही के पास लेकर आए। उसका नाम था साइबॉम। पिछले महीने उसका गर्भपात हो गया था और तब से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसके पास एक गुड़िया थी, लेकिन वो गुड़िया खो चुकी थी। तब से वो कूड़े कचरे में उसे ढूंढती रहती थी। सुनही ने कुछ देर तक साइबॉम को देखा और समझ गई कि वो किसी भी भूत के कब्जे में नहीं है। कोई भी घुस किसी पागल इंसान को अपने वश में नहीं करता। उसने गाँव वाले को समझाया कि साइबॉम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन सुनही को ये बात खटक रही थी कि साइबॉम को गाउन से इतनी नफरत क्यों है और गाउन की गुड़िया घोस्ट बेबी से बंधी क्यों थी। जैसे ही उसने साइबॉम के बच्चे का जिक्र सुना तो सुनही के होश उड़ गए। बच्चे का जिक्र बिल्कुल वैसा ही था जैसी वो नीली गुड़िया थी। वो तुरंत दौड़कर गाउन के घर पहुंची। सब कुछ समझाने के बाद गाउन ने उसे गुड़िया वापस कर दी। हालांकि उसे अफसोस था कि ये गुड़िया उसे किसी से खरीदनी पड़ी थी। बाद में गाउन की माँ ने गुड़िया को डरावनी समझकर फेंक दिया था। साइबॉम ने उसे कचरे में पाया और एक दिन गाउन ने उसे साइबॉम के पालने में देख लिया और वापस ले आया। जब सुनही ने घोस्ट बेबी के हाथों पर पड़े जख्म देखे तो उसका दिल दहल गया। जब वो घर पहुंची तो जीहो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जीहो ने फैसला कर लिया था कि वो जानवू के लिए ह्यूमन तालिस्मान बनेगा। सुनही ने स्याही पीसकर जीहो के शरीर पर तालिस्मान बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसे जानवू के पास एक आंख नाक मुंह वाला
वाला प्रतीक भी चाहिए था। जीहो ने अपने कमरे में खोजा और वो रोबोट उठा लिया जो उसका सबसे पसंदीदा था। अब वो जानबू का रक्षक बनकर रहेगा। आज फिर सुनही साइबॉम को ढूंढते हुए हर जगह भाग रही थी। आखिर में उसे साइबॉम जानबू के घर के कूड़ेदान के पास मिली, जहाँ जानबू अभी अभी कचरा फेंक कर गया था। जब जानबू ने किसी अनजान लड़की को बैठे रोते देखा तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप के कोने में खड़ा रहा, इस इंतजार में कि साइबॉम का रोना थम जाए। रोना थमने पर उसने सिर्फ इतना कहा, कूड़े में चीजें मत ढूंढा करो, बहुत गंदा होता है, और फिर चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया। दूर खड़ी सुनही ये सब देख रही थी। अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि जिसे वो पसंद करती थी वह दिल से इतना दयालु था। जब आसपास कोई नहीं था, सुनही धीरे से साइबम के पास पहुंची। उसने उसका ध्यान हटाया और जल्दी से वो गुड़िया वापस उसके पालने में रख दी। फिर प्यार से बोली, तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है। गुड़िया देखते ही साइबम का मन शांत हो गया। अब सुनही समझ चुकी थी कि वो घोस्ट बेबी पुनर्जन्म क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अभी भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ था। जैसे ही सुनही जाने लगी, उसने देखा कि उसकी लिपस्टिक कूड़ेदान में पड़ी है। वो वही थी जिसे जनवू ने गुस्से में फेंक दिया था। इसे देखकर सुनही रो पड़ी और उसने लिपस्टिक उठा ली, जैसे आसमान भी उसका दर्द महसूस कर रहा हो। अचानक तेज बारिश होने लगी। इसी वक्त उसके सिर पर एक छतरी आकर टिक गई। वो जनवू था। असल में वो बाहर आया था ताकि लिपस्टिक उठाकर वापस घर में रख दे, लेकिन बाहर सुनही को रोते देख वो ठहर गया। चेहरा शांत था, मगर उसका एक कंधा बारिश से पूरी तरह भीग चुका था, क्योंकि वो छतरी सुनही को बचाने के लिए पकड़ रहा था। वो नहीं चाहता था कि सुनही बीमार पड़े, इसलिए उसने उसे घर के अंदर चलने को कहा। उसने घर के अंदर बैठाकर गर्म चाय भी बनाई। इधर सुनही घर में रखी पुरानी तस्वीरें देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बेहद डरावनी चीज पर पड़ी। किसी ने जनवू के दादी के चेहरे पर एग्जॉर्सिज्म टैलिस्मन बना रखा था। ये ऐसा तवीज था जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बनाया जाता है। इसे इंसानों पर नहीं लगाया जाता। सुनही ने समझाया, अगर किसी जिंदा इंसान पर ये लगाया जाए तो सिर्फ बदकिस्मती लाता है, लेकिन अगर किसी मृत व्यक्ति पर जो अभी 49 दिन की प्रार्थना पूरी नहीं कर पाया है तो ये सीधा उसे नर्क तक धकेल देता है। ये सुनकर जनवू को समझ आया कि सोवा उसे नहीं बल्कि उसकी दादी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सुनही ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया है, ताकि वो इस श्राप को वापस लें, शुद्धिकरण करें और दादी जी की आत्मा को मुक्त कर दें। तभी जनवू ने धीरे से बताया कि उसे पता है कि उस रात सुनही ने जिस व्यक्ति के साथ लैंटर्न डांस किया था वही इस हरकत का जिम्मेदार है। सुनही के मन में सारी बातें जुड़ गईं। होंग और सेहान ने सही कहा था, सोवा सच में बेहद खतरनाक शामिल है। जनवू ने घबराते हुए कहा कि वो सोचता था कि सुनही और सोवा काफी करीब हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आता था कि वो उसके साथ इतनी अच्छी क्यों है। फिर अचानक वो घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, प्लीज मेरे साथ मत खेलो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। सुनही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा, जिस रात मैं सोवा से मिली थी मैंने किसी को धोखा देने का इरादा नहीं किया था, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, जनवू तुरंत बस लेकर अपने पिता के घर पहुंचा ताकि सोवा का फोन नंबर तलाश सके। पीछे दूर खड़ा जीहो ये सब देख रहा था और इसी समय सुनही उस जगह पहुंच चुकी थी जहां जनवू की दादी की राख रखी हुई थी।